नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल एडुफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल के विषय में अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले हमने आदिकाल और भक्तिकाल को कंप्लीट कर लिया है। अगर वो कक्षाएं आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ आपको सभी कक्षाएं क्रमवार मिल जाएंगी। आज की क्लास में हम बात करेंगे रीतिकाल की विशेषताएं क्या हैं, प्रवृत्तियां क्या हैं, रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया है और उनके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। ये आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। कल की क्लास में हम रीतिकाल के कवियों के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आइए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि रीतिकाल है क्या। बात करते हैं रीतिकाल की या उत्तर मध्य काल की। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल लगभग 1643 से 1843 ईस्वी तक रहा, जिसमें सामान्य रूप से श्रृंगारपरक लक्षण ग्रंथों की रचना की गई। इस काव्य की एक विशेषता रही, जैसे कि हमने आदिकाल में देखा, तो आदिकाल में वीर काव्य, इसीलिए शायद रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काव्य आदिकाल को माना था, या ये कहें कि आदिकाल का नामकरण जो उन्होंने किया वो वीर गाथा काल के नाम से नाम दिया उसको। क्यों दिया? क्योंकि उस समय की जो रचनाएं थीं वो वीर काव्यों से ओतप्रोत थीं। उस समय राजाओं की प्रशस्ति में रचनाएं की जाती थी। ये बात हम कर रहे हैं आदिकाल की। फिर बात आई भक्ति काल की। तो भक्ति काल में क्या हुआ कि जब मुस्लिमों का आक्रमण हो गया, विदेशी आक्रमण हमारे भारत में बढ़ गया, तो उस समय भारतीय राज्य में, भारतीय राज दरबार में जो कवि रहा करते थे और वहाँ उनकी राजाओं की प्रशंसा में रचनाएं किया करते थे, वो उनकी रचनाएं होना बंद हो गई और वहाँ से उन्हें जो पारितोष मिलता था उसी से उनका जीवन यापन होता था। तो जब राजा ही नहीं रहे, रजवाड़े नहीं रहे, राज दरबार नहीं रहा, तो उन्हें पारितोष देता कौन? तो अब उनके उस समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि जब इंसान समस्याओं से घिर जाता है तो उस समय उसके पास दो मार्ग बचते हैं, या तो वो परमात्मा की शरण में चला जाए, परमात्मा को स्वयं को सौंप दे, या वो व्यसनों में लग जाए। तो उस समय के जो कवि थे उन्होंने व्यसन वाला मार्ग न चुनकर परमात्मा की भक्ति का मार्ग चुना और भक्ति परक रचनाएं होना प्रारंभ हो गई। ये हमने सब प्लेलिस्ट में आपको वहाँ जो कक्षाएं मिलेंगी उसमें आपको ये देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। बात फिर आई रीतिकाल की। तो रीतिकाल में फिर से क्या हुआ कि राजाश्रित कविताएं लिखी जाने लगी। यहाँ पर राज्य को नहीं, राजाओं को आधार मानकर कविताएं की जाने लगी। उनकी प्रशंसा में भी कविताएं की गई, लेकिन यहाँ पर जो रचनाएं हुई वो वीर काव्य में रचनाएं नहीं हुई। उनकी जो प्रवृत्ति थी वो वीर काव्य वाली नहीं थी, उनकी प्रवृत्ति श्रृंगारिकता की थी। उसमें नायक नायिका को आधार बनाकर इस तरह से कविताएं की गई, वो आप आगे देखेंगे। तो वही इसमें लिखा है कि जिसमें सामान्य रूप से श्रृंगार परक लक्षण ग्रंथों की रचना की गई। यहाँ पर जो रचनाएं की गई वो श्रृंगार परक रचनाएं की गई, ये याद रखिएगा। भक्ति काल में जो रचनाएं की वो भक्ति परक की गई, और जो आदि काल में हमने रचनाएं देखी वो हमने देखी कि वो वीर काव्य से ओतप्रोत थी। किसी राजा का अगर वर्णन किया गया है तो वो वीर काव्य में किया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि रीतिकाल की प्रवृत्तियां कौन कौन सी थी। तो रीतिकाल की प्रवृत्तियों को दो वर्गों में रखा गया। कौन कौन से वर्ग थे? एक तो थी मुख्य प्रवृत्ति और दूसरी थी गौड़ प्रवृत्तियां। इन प्रवृत्तियों में आपको आगे रचनाएं देखने को मिलेंगी। जब हम कवियों को पढ़ेंगे तो वहाँ इनके विषय में पढ़ते चले जाएंगे। ऐसे बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए आप अभी यहाँ पर जैसे आपको क्लास दी जा रही है आप देखते जाइए। मैं आपको 100% तो नहीं, लेकिन 90% ये कह सकती हूँ कि आपके टीजीटी पीजीटी जैसे एग्ज़ाम में यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन फंसेंगे। इसलिए आप इस क्लास को 2-3 बार देखें। आपको नोट्स बनाने की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इस
क्लास में या इन जो मैं आपको क्लास दे रही हूँ, इन क्लास में मैंने 2-3 बुक का मिश्रण करके नोट्स बना के आपको दिया है। तो आपको नोट्स बनाने की भी इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ इस क्लास को 2-3 बार देखिएगा, देखते देखते ही आपको याद आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। अगली वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब बात करते हैं, इसकी 2 प्रवृत्तियाँ थी, कौन कौन सी? एक है मुख्य प्रवृत्ति और दूसरी है गौड़ प्रवृत्ति। मुख्य प्रवृत्ति में कौन सा है? रीति निरूपण और श्रृंगारिकता। गौड़ प्रवृत्ति में राज प्रशस्ति यानी वीर काव्य, भक्ति परक और नीति परक। अब यहाँ देखिए कि अगर रीति काव्य में प्रवृत्ति देखी जाए तो इसकी मुख्य प्रवृत्ति क्या थी? तो एक थी रीति निरूपण और श्रृंगारिकता। गौड़ प्रवृत्ति में यहाँ राज प्रशस्ति यानी अगर किसी की बात करी जाएगी तो उसके अगर श्रृंगार परक बात करी जाएगी तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वीर काव्य तो हम देख ही लेंगे, यानी राजा के बारे में थोड़ा बहुत तो होगा। भक्ति परक और नीति परक ये इसकी गौड़ प्रवृत्तियाँ मानी जाती हैं। रीति निरूपण है क्या? तो रीति निरूपण में क्या हुआ कि रीति निरूपण में जैसे कि जसवंत सिंह का भाषाभूषण, यकूब खां का रसभूषण, रसिक सुमति का अलंकार चंद्रोदय, दलपति राय का वंशीधर, ये इनके ग्रंथ हैं। जैसे जसवंत सिंह का भाषाभूषण ग्रंथ है, यकूब खां का रसभूषण ग्रंथ है, रसिक सुमति का अलंकार चंद्रोदय ग्रंथ है, दलपति राय का वंशीधर और अलंकार रत्नाकर दलपत राय वंशीधर का अलंकार रत्नाकर, गोविंद का कर्णाभरण, दूल्हे का कविकुल कंठाभरण, रसरूप का तुलसी भूषण आदि इस प्रवृत्ति के परिचायक हैं। यानी आदि जो कवि हैं और इनकी ये जो प्रमुख रचनाएं हैं वो इसी प्रवृत्ति के परिचायक हैं। किस प्रवृत्ति के? तो आप बताएंगे रीति निरूपण प्रवृत्ति के परिचायक हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रीतिकाल का नामकरण। किस विद्वान ने रीतिकाल को किस नाम से जाना है ये हम आप देखते हैं। तो अलंकृत काल यानी रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? तो मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है। श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने श्रृंगार काल नाम दिया है। किसको दिया है? रीतिकाल को दिया है। रीतिकाव्य जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है और कलाकाल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल को रीतिकाल ही नामकरण किया है। प्रेम काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने नाम दिया है। ये याद रखिएगा, ये कभी मैचिंग में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर आप टीजीटी पीजीटी जैसी तैयारी कर रहे हैं हिंदी से तो आपको ये चीज़ याद रखने की बहुत अच्छी खासी ज़रूरत है। बात करते हैं शुक्ला जी नहीं है यहाँ पर, शुक्ल जी ने रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी से माना है। यानी जो रीतिकाल का प्रवर्तक है उन्होंने माना है, किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है कि जो रीतिकाल का प्रवर्तन हुआ वो चिंतामणि त्रिपाठी से हुआ है। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास को माना है। केशवदास रीतिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि रीतिकाल की विशेषताएं क्या रही हैं। विशेषताएं उनकी रचनाओं के आधार पर ही मानी जाती हैं। यानी रीतिकाल में किस तरह की रचनाएं हुई उसी रचना को आधार मानकर रीतिकाल की विशेषताएं बताई गई हैं। यानी इस काल में किस तरह की रचनाएं मुख्यतः की गई हैं ये बात यहाँ पर आपको बताई जाएगी। तो यहाँ रीतिकाल की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो इस समय रीति निरूपण काव्यों की रचना हुई, अलंकारिकता यहाँ की प्रमुखता है। इसके बाद श्रृंगारिकता हमने देखा, अधिकांश रचनाएं श्रृंगार परक हैं। आश्रयदाताओं का वर्णन फिर यहाँ पर हो गया, प्रकृति चित्रण, नायिका भेद और मुक्तक रचनाएं, ये यहाँ इसकी विशेषताएं हैं। किसकी? तो रीतिकाल की ये विशेषता है। इसके बाद में नीति परक और भक्ति परक रचनाएं भी होती थी, ये भी रीति काव्य की एक विशेषता मानी जाती है। अब बात करते हैं रीतिकाल के कवियों के वर्गीकरण की। तो रीतिकाल के कवियों का वर्गीकरण है, तो वर्गीकरण को मुख्यतः तो 4 भागों में लेकिन वैसे 6 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है सर्वांग निरूपण कवि। तो ये आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा
क्योंकि 4 ऑप्शन दे के आपसे यही पूछता है कि इसमें कौन सा कवि किस किस वर्ग में आता है। तो इसमें आपके हैं जैसे सर्वांग निरूपण, सर्वरस निरूपक, श्रृंगार रस निरूपक, नायक नायिका भेद निरूपक, अलंकार निरूपक और छंदो निरूपक। तो ये जो आपके 6 वर्ग हैं, इन वर्गों के अंतर्गत रीतकाल के सभी कवियों को रखा गया है, किसी को कहीं किसी को कहीं। तो वो आपको याद रखना पड़ेगा कि सर्वांग में कौन कौन से हैं, सर्वरस में कौन कौन से कवि हैं, श्रृंगार और नायक नायिका भेद में कौन से कवि हैं, अलंकार निरूपक में कौन से कवि हैं और छंदो निरूपक में कौन से कवि हैं। यानी इनकी रचनाओं के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया। जैसे कि हमने अभी भक्ति काल जब पढ़ा तो हमने उसमें देखा कि भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया, निर्गुण सगुण। फिर निर्गुण को भी ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा में बांटा गया। ज्ञानाश्रयी शाखा में हमने निर्गुण काव्यधारा का अध्ययन किया, प्रेमाश्रयी में हमने सूफी काव्य का अध्ययन किया और सगुण काव्यधारा को 2 भागों में बांटा गया, राम काव्य और कृष्ण काव्य। राम काव्य में हमने रामचंद्र जी की रचना से जो संबंधित रचनाएं थी उनको देखा, तुलसी जैसे कवियों के विषय में अध्ययन किया। कृष्ण काव्यधारा में हमने कृष्ण से संबंधित रचनाओं को देखा, जिसमें हमने सूर रसगान रहीम मीरा जैसी महान कवियों के विषय में अध्ययन किया है। इसी तरह इस काल को यानी रीतिकाल को अगर बांटेंगे तो ये सर्वांग, सर्वरस, श्रृंगार, नायक नायिका, अलंकार और छंदो निरूपक 6 भागों में ये बटा हुआ है। तो अब बात करते हैं कि सर्वांग निरूपक के कौन कौन से कवि हैं। तो सर्वांग निरूपक में चिंतामणि, कुलपति मिश्र, देव, कुमारमणि, सोमनाथ, भिखारी दास, रसिक गोविंद, प्रताप शाही, अमीर दास और ग्वाल कवि, ये सर्वांग निरूपक के कवि माने जाते हैं। फिर बात करते हैं सर्वरस निरूपक कवि के। तो सर्वरस निरूपक कवि में तोष, रसलीन, पद्माकर, वेनी प्रवीण, सुखदेव मिश्र, याकूब खान, उजियारे, राम सिंह और चंद्रशेखर वाजपेयी, ये आपके सर्वरस निरूपक कवियों में आते हैं। इनके विषय में अभी हम आगे की क्लास में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। यहाँ हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि इन कवियों से भी क्वेश्चन इसी तरह पूछ लिया जाता है। आपको 4 कवि दे देंगे और उनमें से एक पूछेंगे कि ये कौन से वर्ग में आते हैं, तो ये आपको बताना पड़ेगा और इसके लिए आप बता पाएं, इसके लिए आपको ये क्लास पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद में श्रृंगार रस निरूपक कवि की अगर हम बात करें तो उसमें मतीराम, कृष्ण भट्ट देव ऋषि, ये 2 कवि आते हैं। फिर नायक नायिका भेद निरूपक रीति कवि कौन कौन से हैं, तो कालिदास त्रिवेदी, मतीराम, तोष, रसलीन, ये 4 कवि आपके नायक नायिका भेद निरूपक रीति कवियों में आते हैं। अलंकार निरूपक रीति कवि की अगर बात करें तो जसवंत सिंह, मतीराम, भूषण, पद्माकर, गोप रसिक, सुमति, रघुनाथ, दूल्हे, रसरूप और सेवादास, ये कवि आपके अलंकार निरूपक रीति कवियों में आते हैं। इसके बाद में गिरधर दास भी आपके अलंकार निरूपक रीति कवि में आते हैं। फिर बात करते हैं छंदो निरूपक रीति कवि, जिसमें आपके मुरलीधर भूषण, सुखदेव मिश्र, मतीराम, राम सहाय और माखन और दशरथ, ये माखन अलग हैं, दशरथ अलग हैं, ये कवि आपके छंदो निरूपक कवियों में आते हैं। तो हमने अभी देखा कि जो रीति कवियों का वर्ग है वो 6 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा? सर्वांग निरूपक कवि, सर्वरस निरूपक कवि, श्रृंगार रस निरूपक कवि, नायक नायिका भेद निरूपक कवि, अलंकार निरूपक कवि और छंदो निरूपक कवि, ये 6 वर्गों में इनको बांटा गया। इन 6 वर्गों में कौन कौन से कवियों का स्थान है वो भी हमने देखा। दोस्तों, एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता, आपको अगर याद करना है तो बार बार इसको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने से अच्छा है कि हम बार बार इसको देखें, क्योंकि जब हम कोई चीज़ देखते हैं और सुनते हैं तो वो हमें कंठस्थ जल्दी होता है। आप कोई मूवी एक बार देखते हैं और आपको स्टोरी याद रहती है, आप गाना एक बार सुनते हैं थोड़ा बहुत तो याद ही हो जाता है। इसलिए आप नोट्स बनाएं, लिखें, उसके बाद रिवाइज करें। उससे अच्छा है आप 4 बार इसी को देख लें, आपका कम समय में अच्छा कंटेंट तैयार हो जाएगा। आगे बात करते हैं, रीतिकाल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब वो रीतिकाल के 3 भाग कौन कौन से हैं वो आपको पता ही होंगे, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और एक है आपका रीति मुक्त। अब बात अगर हम ये करें कि ये हैं क्या, तो ये हैं
कि रीति के बंधन से बंधा हुआ काव्य या साहित्य, ऐसा साहित्य जो रीतिबद्ध हो, यानी रीति के बंधनों से बंधा हुआ हो, उसे रीतिबद्ध काव्य कहा गया है। ये रीति काल का 3 भाग है, विभाजन है, जिसमें जिस तरह की रचनाएं हैं। ठीक है, तो इसके कवि कौन कौन से हैं? तो इनके कवि हैं, प्रमुख हैं केशवदास जी, चिंतामणि जी, भूषण, मतीराम, महाराज जसवंत सिंह, भिखारी दास, पद्माकर, सूरत मिश्र, कुलपति मिश्र, वेनी प्रवीण, ग्वाल कवि, देव, मंडल, प्रताप शाही, चंद्रशेखर वाजपेयी, कालिदास त्रिवेदी, रसलीन आदि इस धारा के प्रमुख कवि हैं। आप इनको ऐसे ही याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनको इसी तरह पूछा भी जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध का नहीं है, और 3 इससे दिए जाएंगे और एक आपको इनमें से कोई दे दिया जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध धारा का नहीं है। फिर आपको बताना पड़ेगा, और आप बताएंगे तब जब आप याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रीति सिद्ध काव्य की। रीति सिद्ध क्या है? तो इस काल के कवियों ने रीति ग्रंथ नहीं लिखे हैं, यानी रीति ग्रंथ, रीति से संबद्ध या रीति के बंधनों से युक्त रचना इस काल के कवियों में नहीं की। ये कोई अलग काल नहीं है, ये उसी का चलता वही समय है, बस किसी ने किसी तरह की करी। जैसे हम कृष्ण काव्य और राम काव्य को पढ़ते हैं, तो एक समय में अलग अलग कवियों ने अलग अलग तरीके की रचनाएं की। उसी समय सूरदास जी ने कृष्ण काव्य से संबंधित लिखी, तुलसीदास जी ने कुछ और लिखी। जैसे रहीमदास जी और तुलसीदास जी बड़े अच्छे मित्र थे, लेकिन वो कृष्ण से संबंधित रचनाएं लिखते थे, और बाबा तुलसी राम जी से संबंधित रचनाएं मिलते। समय तो एक ही था, लेकिन उनकी रचनाओं ने एक को कृष्ण धारा में रखा और एक को राम काव्य धारा में रखा। इसी तरह ये समय एक ही है, लेकिन इनकी रचनाओं की प्रवृत्ति के आधार पर किसी को रीतिबद्ध में रखा गया, किसी को रीति सिद्ध में रखा गया, और किसी को रीति मुक्त में रखा गया। तो ये आप याद रखिएगा। इस काल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? तो इस काल के प्रमुख कवि हैं बिहारी, सेनापति, रसनिधि और वृंद। ये 4 कवि आपके रीति सिद्ध में आते हैं। अब बात कर लेते हैं हम रीत मुक्त की। तो रीति मुक्त का सीधा अर्थ है कि धारा, रीति, परंपरा, साहित्य बंधनों और रूढ़ियों से मुक्त होना। यानी आप रूढ़िवादिता वो होती है कि आप किसी चीज को उसी तरह मानते चले आ रहे हैं। आपने अपना विवेक, अपनी बुद्धि, अपनी परिस्थिति के अनुसार उस समय सही काम नहीं किया। आप जो जैसा चल रहा था, जैसे जो लकीर के फकीर होते हैं, वो रूढ़िवादी होते हैं। यानी आपने अपने आप को समय के अनुसार अगर परिवर्तित नहीं किया, बदला नहीं, तो आप रूढ़िवादी हैं। तो रूढ़िवादी का मतलब हुआ कि इनके पहले के कवि जिस तरह से काव्य करते चले आ रहे हैं, उसी तरह ये भी काव्य करें, ऐसा रीति मुक्त में नहीं हुआ। इन्होंने लकीर से हटकर अपना काम किया है। इस धारा के कवियों ने कविता प्रयत्न करके नहीं, बल्कि कविता उनके हृदय से फूटी है, ये याद रखिएगा। इसके बाद में रीति काव्य कवि प्रधान था, ये याद रखिए। ये रीति मुक्त की हम बात कर रहे हैं। रीति मुक्त कवियों ने संयोग की अपेक्षा वियोग का वर्णन अधिक किया है, और रीति मुक्त कविता एकोन्मुखी है। इस काल के कवियों का प्रेम पीड़ा परक है, ये याद रखिएगा। रीति मुक्त की विशेषताओं में कभी कभी आपसे ये पॉइंट पूछ लिए जाते हैं। इनके प्रमुख 3 कवि हैं, कौन कौन से? घनानंद, आलम, ठाकुर। ये 3 कवि हैं, ये आप याद रखिएगा, घनानंद, आलम, ठाकुर। अब आप एक बात याद रखिए कि याद रखने का एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि घनानंद, आलम, ठाकुर, ये 3 कवि हैं आपके कौन से? रीति मुक्त के। इसके बाद में रीति मुक्त के ये आपके 3 कवि हैं, और रीति सिद्ध के बिहारी, सेनापति, रसनिधि, वृंद, ये 4 कवि आपके रीति सिद्ध के हैं। इन 7 कवियों को आप याद कर लीजिए, बाकी जितने कवि बचते हैं वो आपके सारे रीतिबद्ध काव्य के हैं। केशवदास जैसे महान कवि रीतिबद्ध में आते हैं। रीति सिद्ध में 4 कवि हैं, बिहारी, सेनापति, रसनिधि, वृंद। याद रखिए, बिहारी, सेनापति, रसनिधि, वृंद, बिहारी, सेनापति, रसनिधि, वृंद। 4-5 बार आप बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा। ये रीति सिद्ध कवि हैं। रीति मुक्त कौन कौन से हैं? तो रीति मुक्त आपके कवि हैं
घनानंद आलम ठाकुर, इसमें बोधा भी आते हैं, एक कवि हैं आपके बोधा, घनानंद आलम ठाकुर बोधा। ये 4 कवि आपके रीति मुक्त में आते हैं। बाकी जितने कवि आपके बचते हैं, बिहारी हैं और जो लोग केशवदास हैं, केशवदास सबसे प्रमुख कवि हैं, तो ये आपके रीतिबद्ध में आते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, बाकी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाकी जो कवि बचेंगे वो आपके रीतिबद्ध में आ जाएंगे। तो ये आज की क्लास थी आपकी रीति काल की क्लास थी। इसके बाद हम क्लास में क्या करेंगे, तो इसके बाद में हम इनके जो कवि हैं, जैसे कि घनानंद हैं, आलम हैं, ठाकुर हैं, बोधा हैं, केशवदास हैं, भूषण हैं, मतीराम हैं, इनके विषय में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं प्रसिद्ध हैं, कौन कौन सी रचनाएं हमें याद करनी हैं जो कि हमें एग्ज़ाम में नंबर दिलाएं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।